मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रीति शर्मा। यू ऑल आर वेलकम्ड टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। यह भिन्न का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। अपना ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज कॉमन टॉपिक फॉर क्लासेस 6, 7 एंड 8। 6, 7, 8 के लिए यह कॉमन टॉपिक है। और यह फ्रैक्शन टॉपिक जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसमें हमने इसके कंसेप्ट को क्लियर किया था। उसमें एग्जांपल्स देखते हुए हमने इसके जो इम्पोर्टेंट टाइप्स थे, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न को डिटेल में स्टडी की थी। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसमें कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और प्रकार भी होते हैं भिन्न के, और वो कौन से प्रकार हैं, कौन से टाइप्स हैं, हम फर्स्ट देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मीनिंग होता है समान भिन्न। ऐसे भिन्न जिनमें कुछ समानता हो, वो भिन्न क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस जिनमें समानता नहीं हो, इन्हें हम कहते हैं असमान भिन्न। इसे हम क्या कहेंगे? असमान भिन्न। क्या समानता है, क्या समानता नहीं है, वो अभी हम देखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। इसका हिंदी मीनिंग होता है तुल्य भिन्न। तो आज हम इनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्या समानता होती है इनमें, क्यों हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक का मीनिंग वैसे तो होता है पसंद करना, परंतु यहाँ पर लाइक का मीनिंग है समान या समानता। हम देखने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर, वह फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। हिंदी में हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि वह भिन्न जिनका हर, डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या होता है? हर, जिनका हर समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। मीन्स उनका अंश कुछ भी हो, उनका न्यूमरेटर कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं होता है। हमें यह देखना है कि क्या उनके डिनोमिनेटर समान है, क्या वो हर समान रखते हैं। यदि उन 2 या 3 कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस में, तो उनमें हमें, यदि हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है या हर समान है, तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3 या 2/3, 1/3, 5/3, 7/3, 11/3, वॉट एवर भी, कितने भी हो सकते हैं। यदि हमने क्या देखा है, हर समान है, दे ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। ये सारी क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। दे मे बी प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न वो होते हैं जिनका अंश हर के कंपैरिजन में छोटा होता है या हर से छोटा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। तो ये दोनों हमारे उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और दे आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब अंश बड़ा और हर छोटा हो, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं या अनुचित भिन्न कहते हैं। उन्हें हम अनुचित भिन्न कह सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में दोनों हो सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि उनका डिनोमिनेटर सेम है क्या। यदि डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में या न्यूमरेटर के तुलना में, तो वो सब क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस जस्ट अपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। हम इनको लाइक फ्रैक्शंस के अपोजिट मान सकते हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। असमान फ्रैक्शन या असमान भिन्न, फ्रैक्शंस दैट हैव
सेम डिनोमिनेटर, हमें यहाँ सेम की जगह क्या लिखना होगा, डिफरेंट, क्योंकि अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, जिनके हर अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस या असमान भिन्न कहते हैं। वह भिन्न जिनका हर समान नहीं होता है। अब हमें क्या कहना होगा, जिनके हर समान नहीं होते हैं, उनके अंश समान हो सकते हैं लेकिन हर समान नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 1/5, 3/7, 9/11, कुछ भी। आपने यहाँ पर देखा कि इनके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं। यदि हम इनका कंपैरिजन करें कि ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो हम कह सकते हैं दे ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस। इनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो सकते हैं, इनके अंश सेम हो सकते हैं, जैसे कि ये 9/12, 9/12, और ये दोनों क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भले ही सेम हो या अलग अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। यदि डिनोमिनेटर सेम है, दे आर लाइक फ्रैक्शंस, और यदि डिनोमिनेटर या हर समान नहीं है, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आपको जब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी पूछी जाती है, तो दिमाग में सिर्फ डिनोमिनेटर को लेके आना है, दिमाग में सिर्फ हर को लेके आना है कि हर समान है या अलग है, बस ऊपर के न्यूमरेटर को आपको नहीं देखना है। यानी वो समान भी हो सकते हैं, समान नहीं भी हो सकते हैं, उनसे हमें मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें हर को देखना होता है। यदि हर समान है, दे आर लाइक फ्रैक्शंस या समान भिन्न, और यदि हर समान नहीं है, तो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हमारे क्या यूज है इनका, ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम क्यों ध्यान में रखते हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है इन कंपैरिजन टू अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस की तुलना में लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ना घटाना सरल होता है। इसीलिए यदि हमारे पास इस टाइप के सवाल दे दिए जाएं, मान लो आपको ये दे दिया दोनों या ये तीनों दे दिए आपको, और आपको कहा गया कि इनको ऐड करो, इनको घटाओ, इनको जोड़ो, या इनमें ये बताओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब आप नहीं बता पाओगे कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, देखने पर नहीं बता पाओगे। तो आपको यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। आपके पास यदि लाइक फ्रैक्शंस हैं, यदि आपके डिनोमिनेटर सेम है, तब आप उनको इजीली जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। ये हम देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस को या समान भिन्नों को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और उनको किस तरह से हम दो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो समान भिन्नों को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, कंपैरिजन इन लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है अब, कंपैरिजन इन लाइक फ्रैक्शंस। जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 2/5 और 3/5, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें कंपेयर करना है, हमें देन का साइन लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो आपके घर में एक तरबूज आया, ठीक है, एक वाटरमेलन लेकर आए। ये वाटरमेलन के आपने कितने पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स करने हैं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या बताता है, टोटल पार्ट्स को बताता है। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमें इस वाटरमेलन के, इस तरबूज के 5 पार्ट्स करने हैं, और these 5 parts should be equal। ये जो 5 पार्ट्स होते हैं ये इक्वल होने चाहिए। फ्रैक्शन हमारा किसको बताता है, टोटल पार्ट्स करो, और वो टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर, इक्वल साइज के होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर इनके सबके इक्वल पार्ट्स किए हैं।
1 2 3 4 5। अब मान लो घर में 2 बच्चे हैं, एक को हमने 2 पार्ट दे दिए, ये वाला पार्ट दे दिया, और दूसरे बच्चे को हमने 3 पार्ट्स दे दिए। अब बताओ किसके हिस्से में ज्यादा गया, उस वाटरमेलन में से किसने ज्यादा खाया या किसने उस तरबूज का, उस वाटरमेलन का बड़ा हिस्सा लिया। तो आपको इस पिक्चर से समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये 3 भाग है, ये 3 भाग बड़े भाग को बता रहा है, इसे हम भर देते हैं। ये भाग बड़ा बता रहा है, बड़ा भाग बता रहा है, तो 3 यहाँ पर क्या है, 3/5 ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है, और 2/5 क्या है, छोटा है। हम यहाँ पर ये साइन लगा सकते हैं क्योंकि ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है। तो यदि डिनोमिनेटर सेम होता है, यदि लाइक फ्रैक्शंस हैं और उनमें डिनोमिनेटर हम सेम देखते हैं, तो न्यूमरेटर यदि बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, न्यूमरेटर यदि छोटा है तो वो फ्रैक्शन छोटा होता है। कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर यदि सेम हो तब आप तुरंत देखकर बता सकते हो कि कौन बड़ा है, सिर्फ देखकर बता सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया 1/3, 4/3, 6/3, 2/3, 5/3। अब आपको कहा कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में जमाओ। तो आपको बढ़ते क्रम में देखने के लिए या असेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए ये देखना होगा कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो आपने देखा डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो पूरा फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, पूरा भिन्न नहीं सबसे छोटा होता है। और जो फ्रैक्शन बड़ा होता है, जो न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम है उसके आधार पर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से जमा सकते हैं। 6/3 ये हमारा आंसर हो गया। और यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में या घटते क्रम में बढ़ा जमाने के लिए कहें तो भी हम इसे आराम से जमा सकते हैं। 3/6/3, 5/3, 4/3, 2/3 एंड 1/3। और ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर कंपैरिजन करना कितना इजी हो गया है। इजी कब होगा? जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कंपैरिजन हम कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जब अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तब हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तब हम कैलकुलेशन करने के बाद बता पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो वो कैलकुलेशंस क्या होती है? पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये 2/3 है, ये 4/3 है, ये 1/3 है। सॉरी, अपने को अनलाइक फ्रैक्शंस लेने हैं तो अपन ले सकते हैं 2/3, 3/5, 1/4 और 2/7। मान लिए कि ये 4 मैंने अनलाइक फ्रैक्शंस ले लिया। अनलाइक फ्रैक्शंस अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। हाँ, उनके न्यूमरेटर सेम हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को ध्यान में देना है कि अनलाइक फ्रैक्शंस वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, हर इनके अलग अलग होते हैं। अब आपको इसमें कंपैरिजन करना है, ग्रेटर देन और लेसर देन का आपको साइन लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप कैसे बता पाओगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यदि आपके पास ऐसा कोई तरीका हो कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हर को हम समान कर लें। यदि किसी तरीके से हर समान हो जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि हर समान हो जाएंगे तो जो न्यूमरेटर में, जो अंश में जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो अब इन डिनोमिनेटर को क्या हम सेम कर सकते हैं? क्या इन डिनोमिनेटर को, इन हर को समान करने की कोई विधि है हमारे पास? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन डिनोमिनेटर को समान करने की विधि हमारे पास है। हम किस तरीके से करेंगे आपको हम 2 का उदाहरण लेकर बताते हैं। मान लो मेरे पास ये 2 अनलाइक फ्रैक्शंस है और मुझे बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास। देयर आर 2 मेथड्स। इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। और सेकंड है हमारी एलसीएम मेथड।
लस विधि, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट काउंट मल्टीपल। इसका इंग्लिश क्या होता है? लीस्ट काउंट मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त विधि होता है। लस मेरे ख्याल से आप लोगों को निकालना आता होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इनको हम सेम कर दें, किसी भी तरीके से सेम कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं हमारी पहली मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि। उसके बाद हम देखेंगे लस विधि। ठीक है, पहली मेथड है हमारी वज्र गुणन विधि। उसमें हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए होते हैं, हर जो लिखे हुए होते हैं उसका इस डिनोमिनेटर का इन दोनों से वज्र गुणन करना होगा, इसके अंश से भी और इसके हर से भी। और इसके डिनोमिनेटर से जो 5 है, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों से हमें वज्र गुणन करना होगा या गुणा करना होगा। लेना हमें डिनोमिनेटर है, लेकिन उसका गुणा उसके पास वाले से, उसके खुद से नहीं, उसके पास वाले से, हर से और अंश से, दोनों से उसका गुणा करना होगा। और इस 3 का इसके अंश से और हर से, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इसका गुणा करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इनका गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और इधर इसका गुणा करेंगे 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ये देखो आ गया हमारा। इस वज्र गुणन करने से हमारा डिनोमिनेटर, हमारा हर यहाँ पर समान आ जाएगा। और हर समान आते ही हमने क्या पढ़ा था, ये दोनों क्या बन गए? लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्न बन गए। और समान भिन्नों में हमने देखा था कि जो संख्या बड़ी होती है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जो संख्या छोटी होती है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो अब हमारा हम इस तरह से इसमें साइन लगा सकते हैं। और ये है हमारा जो 10/15 है, वो क्या है हमारा 2/3 है, जिसका हमने वज्र गुणन किया। और 9/15 क्या है हमारा? 3/5 है, 3/5। तो अब हम बता सकते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। 2/3 3/5 से बड़ा है। ठीक है ना? इस तरह से आप और काफ़ी एग्जांपल्स करके अपनी प्रैक्टिस खुद करिए। अब हम आगे देखते हैं कि लस मेथड से हम किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमारे पास है 3/5 और 2/3। मान लो मेरे पास ये है, या हम ये ले लेते हैं 2/7। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखने पर मालूम नहीं चलता है ना, तो हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना होगा इनमें। अब इनमें ये देखना है कि कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम? लस मेथड से। तो लस मीन्स लघुत्तम। लघुत्तम हम किनका लेते हैं? हरों का लेते हैं। इन हर का हमें लघुत्तम लेना है। तो ये है हमारे पास 5 और ये 7। इसको हम प्राइम नंबर से या अभाज्य संख्याओं से लघुत्तम लेते हैं। सबसे पहले हम 2 लेंगे। 2 में 5 और 7 दोनों ही विभाजित नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकता है, कंप्लीटली इनको डिवाइड नहीं कर सकता है 2। तो हम यहाँ 3 लेंगे, 3 भी नहीं करेगा। 4 लेंगे, 4 भी नहीं करेगा। तो हम 5 लेंगे, 5 एकम 5, लेकिन 7 नहीं होगा तो 7 को हम एज इट इज रख देंगे। फिर हम 7 लेंगे, क्योंकि 6 के टेबल में नहीं आता ये, तो ये आ जाएगा हमारा 1। और ये आ गया हमारा 5 × 7, 5 7 जा 35। ये आ गया हमारा लस 35। और ये 35 लस आने पर हम क्या करते हैं कि इन दोनों का तो डिवीजन करते हैं। 5 इस लस में हर से भाग देते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसका हम गुणा करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से उसका गुणा करते हैं। यहाँ पर हमने देखा, इसको हमने किया तो क्या कितना आ गया? ये 7 आ गया। 7 3 जा 21। तो ये हो गया हमारा 21/35। 21/35 हो गया। 5 से इसको भाग दिया तो 7 आया, 7 तिया 21। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे, इसमें हम करेंगे तो इसका भी लस तो क्या रहेगा? 35 ही रहेगा। और लस में हर का भाग देंगे, और उसका जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, उसका न्यूमरेटर से अंश से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, वो आएगा 5, और 5 से हम 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये मिल गया हमको 10/35। अब बस ये लस की विधि से हमें डिनोमिनेटर या हर जो सेम मिल गया, और समान आते ही अब हमारे पास देख लो, जो संख्या बड़ी है वो बड़ा है और जो संख्या छोटी है वो छोटा है। तो हम यहाँ पर इस तरह का साइन लगा सकते हैं।
तो ये थी हमारी लॉसा विधि। किसी भी फ्रैक्शंस को आप कंपैरिजन कर सकते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। लाइक फ्रैक्शंस को आप देखते ही बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस को आप देख कर नहीं बता सकते, आपको कैलकुलेशन करना होगा वहाँ पर। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या आप लॉसा विधि का उपयोग करो, दोनों तरीके से आप डिनोमिनेटर को सेम पाओगे, समान मिल जाएगा। डिनोमिनेटर समान होते ही आप वो क्या बन जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे, और लाइक फ्रैक्शंस में आप इजीली बता सकोगे। ठीक है, तो ये था हमारा लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। हाँ, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस में हम आपको जोड़ भी बता देते हैं कि इनको हम किस तरीके से जोड़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में हम देखेंगे कि किस तरह हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 3/2 प्लस 1/2। इनको, ये बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस है ना, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब इनको यदि हमें प्लस करना है तो कुछ नहीं, हमारे को क्या करना होगा, न्यूमरेटर को ऐड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है। 3 + 1 कितना हो जाता है, 4/2। ये हमारा आंसर हो जाता है। हालांकि इसे हमें सिंपल भी करना होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से हम करते हैं, और आंसर आएगा हमारा 2/1। ठीक, अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया 3/5, 1/5 और 4/5। इन तीनों को भी हमें प्लस करना है। ये 3 फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर, 3 लाइक फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर, ये 3 समान भिन्न हैं यहाँ पर। इन तीनों समान भिन्नों को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो भी आपको यही प्रोसीजर अपनानी है। न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर को प्लस करना है। ये हो गए 4 और 4 8 और डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर को हमें सेम ही रखना है, 8/5। आप ऐसा नहीं, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, उनको ये लाइक फ्रैक्शंस के जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए होते हैं एग्जाम में, तो वो न्यूमरेटर को तो चलो प्लस कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर को भी प्लस कर देते हैं और उनका आंसर वो लिख देते हैं 8/15, जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। आपको सिर्फ न्यूमरेटर को सेम ऐड करना होता है, डिनोमिनेटर को नहीं। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। 1/6, 12/6 और 14/6। इनको हम क्या करना है, मान लो प्लस किया है तो वही प्रोसीजर इन सब को प्लस करना होगा आपको, और हमारा आंसर होगा 27/6। सिंपल, हमने इनको प्लस किया और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर को सेम नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं इनका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वही प्रोसीजर आपको अपनानी है। मान लो 13/7 और 2/7 है, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस फ्रैक्शन को। यदि आप देख लेते हो, दे आर लाइक फ्रैक्शन, ये समान भिन्न है, इनके हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको न्यूमरेटर में माइनस करना होगा। 13 में से 2 आपको घटाने होंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11/7। आप तुरंत कर लोगे, इसमें डिनोमिनेटर सेम होते ही आप उसका हल तुरंत कर सकते हो। 3/2, 1/2 माइनस किया तो ये कितना आ गया आपका, 2/2 बराबर 1 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको अंश को ही घटाना होता है। ये हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/2, 3/4। ये एग्जाम्पल ले लिया, और ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इन्हें हमें एडिशन करना है, इनको प्लस करना है। तो हमें क्या करना होगा, इनका लसा लेना होगा। लसा मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से लेते हैं, और ये 2 बन जा 2, ये 1 आ गया। तो ये हमारा लसा क्या हो गया, 2 × 2 = 4। हमारा लसा हो गया 4। एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे। इस जो लसा आया है, इस लसा में हम 2 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/2, 4 विभाजित करेंगे और 1 से इसका गुणा करेंगे। ठीक है ना, प्लस ये 4 विभाजित बाय 4 और 3 से इसका गुणा करेंगे। ठीक है, अब इन्हें 4 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, 2 आया, और 2 एकम 2, प्लस 4 एकम 4 और 1 दिया 3, तो हमारा आंसर आ गया 5/4। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसको जो ऐड किया है उसका आंसर क्या आया हमारा, 5/4। जबकि यहाँ पर ये 3 + 1 होता है। ये तो हम ऐसा नहीं कि आप डिनोमिनेटर अलग हो तो इनको प्लस कर दो, ये गलत हो जाता है। आपको लसा लेना होगा और लसों के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, इन्हें ऐड करना होगा। ठीक है,
अब हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने से पहले हमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना होगा, क्योंकि हम जब उसको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, या हम उसे कह सकते हैं भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, भिन्नों का सरलतम रूप। अब किसी भिन्न को हम सरल कैसे करते हैं, मान लिया कि मेरे पास ये 2/4 है, या फिर और एग्जांपल ले लेते हैं 1/3, 3/9 और 5/20, ठीक है। अब 2/4 हमने लिया है, तो 2/4 को हम और सरल कैसे कर सकते हैं, हमें इसके लिए वो नंबर लेना होगा जिसके टेबल में ये दोनों न्यूमरेटर भी आता हो और डिनोमिनेटर भी आता हो। तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या है, 2 है, और 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। क्या अब हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं, जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर के रूप में ऐसी संख्याएं आ जाएं जो केवल एक से ही विभाजित होती हो और किसी से विभाजित ना होती हो, या हम उन्हें कह सकते हैं को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो आपस में एक से ही डिवाइड होती हो और किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना होती हो, इन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। और ये जब सहभाज्य संख्याएं हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिल जाएं तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये इसका सरलतम रूप मिल चुका है। अब ये और किसी के टेबल में 1 के अलावा, 1 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। 1 के पहाड़े में 2 तो आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, इसलिए लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम 1/3। क्या 1/3 में आप इसको सरल कर सकते हो, क्योंकि 1 के टेबल में 3 आता है लेकिन 3 के टेबल में 1 नहीं आता, और ऐसा कोई टेबल नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई ऐसा पारा नहीं जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, एक को छोड़कर। एक के टेबल में तो दोनों आएंगे ही, लेकिन एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों आते हो, नहीं आते हो। तो 1 और 3 यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और इसलिए इसका सरलतम रूप यही रहेगा, इसको हम और सरल नहीं कर सकते हैं। अब 3/9 में हमें यहाँ पर को प्राइम नंबर्स लेकर आने हैं, सहभाज्य संख्याएं लेकर आनी है। तो हम ऐसा टेबल बोलेंगे जिसकी टेबल में 3 और 9 दोनों आते हैं। तो आपको पता है 3 का ही टेबल है, 3 ही वही संख्या है जिसके पहाड़े में 3 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो यहाँ पर हम 3 को विभाजित करेंगे 3 से और 9 को भी विभाजित करेंगे 3 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/3। 3 एकम 3, 3 को 3 से भाग दिया 1 आया, और 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आया, और ये आ गया हमारा सरलतम रूप। ये भिन्न का क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। अब ये और कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो 1 आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर इनको और सरल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब 5/20 के लिए हमें ऐसा टेबल लेना होगा, ऐसा पहाड़ा लेना होगा, या ऐसी संख्या से इन दोनों को विभाजित करना होगा जिसके टेबल में 5 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो वो है हमारा 5 के टेबल में या 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 20 भी आता है। तो हम इसे 5 से भाग देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ये 1/4 अब और विभाजित नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 के पहाड़े में 1 और 4 तो आते हैं, लेकिन 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता है। तो यह कहलाता है सरलतम रूप। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए बहुत सहायक होगा आपके। अब जैसे मान लो हम 1-2 संख्याएं और ले लेते हैं इसकी। मान लिया यहाँ पर है 15/21, यहाँ पर है 25/50 और 24। अब इन तीनों में हम देख लेते हैं कि इनको हम किस तरह से सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 भी आता हो और 21 भी आता हो। तो 2 के पहाड़े में तो 15 और 21 नहीं आता। आ जाइए हम 3 पर आ जाते हैं।
तो 3 के पहाड़े में 15 भी आता है और 21 भी आता है, तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को हम 3 से भाग देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 7 21। अब हमें देखना है कि क्या ये और विभाजित हो सकते हैं, क्या कोई और ऐसा पहाड़ा है जिसमें 5 भी आता है और 7 भी आता हो। तो 2 के पहाड़े में नहीं आते, 3 के पहाड़े में नहीं आते, 4 के पहाड़े में नहीं आते, 5 का पहाड़ा, 5 के पहाड़े में 5 आता है लेकिन 7 नहीं आता, और 6 के पहाड़े में नहीं आते, 7 के पहाड़े में 7 की टेबल में 7 आता है लेकिन 5 नहीं आता है। तो ये हमारा सरलतम रूप हमें मिल जाएगा। एंड दीज बोथ आर 5 and 7 आर को प्राइम नंबर। इन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्यों कहेंगे इन्हें हम, क्योंकि ये दोनों एक के पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, एक के पहाड़े में या स्वयं के पहाड़े में आएगी लेकिन किसी और के पहाड़े में नहीं आ रही है। ठीक, अब आ जाओ 25/50। यहाँ पर हम 5 ऐसी संख्या है, 50 25 और 5 दाएं 50, 5 5 जा 25 और 5 10 जा 50। तो हम इसे 5 से भाग देंगे और हमारा आंसर क्या जाएगा 5/10। अब देखो यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या 5/10 हमें को प्राइम संख्याएं मिल गई, को प्राइम नंबर मिल गए या सहभाज्य संख्याएं मिल गई क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी एक ऐसा टेबल है जिसमें 5 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो वो है हमारा 5। तो हम जब तक ये सहभाज्य संख्याएं प्राप्त न कर लें तब तक हमें इसको भाग देते रहना है। यहाँ पर हमारा उत्तर फाइनल नहीं होगा, अभी हमें इसे और भाग देना होगा। इसको हम फिर 5 से देंगे और इसे भी 5 से देंगे। तो 5 वह संख्या है जिसकी पहाड़ी में दोनों आ रहे हैं, 5 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब हमारी ये सहभाज्य संख्याएं हमें मिल गई, या ये दोनों संख्याएं वो संख्याएं हैं जो एक के पहाड़े में तो आती है लेकिन एक कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जिसमें ये दोनों आती हो, है ना, क्योंकि एक के पहाड़े में एक भी आता, 2 भी आता, लेकिन 2 के पहाड़े में एक नहीं आता है। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि 18/24 किसके पहाड़े में आती है। तो आपको पता है 3 6 18 और 3 8 24, 3 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती है। तो हम यहाँ पर इसको 3 से भाग देंगे, दोनों को, अंश को भी और हर को भी। तो ये हो गया 3 6 18 और 3 8 21। अब क्या ये हमें सहभाज्य संख्याएं मिल गई, को प्राइम नंबर मिल गए? क्या ये किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं? किसी कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हैं? तो वो संख्या अभी भी है, अभी ये सरलतम रूप प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमें वो संख्या मिल रही है और वो है 2। 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 8 भी आता है, तो अभी हमारा सरलतम रूप हमें नहीं मिला है। अभी हम इसको 2 से और भाग देंगे। अब 2 से भाग देने पर हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 2 3 6 और 2 चौक 8। ये हमें संख्या सरलतम रूप मिल गया है। अब देखो क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता है और 4 भी आता है? तो ऐसा कोई एक पहाड़ा नहीं है, एक ऐसी संख्या नहीं है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हो। इसीलिए ये हमें को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं मिल चुकी है यहाँ पर 3/4, और यही इसका सरलतम रूप है, क्योंकि अब ये और विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से ये भिन्नों का सरलतम रूप होता है, जिसे हमें वो संख्या लेनी होती है जिसमें अंश भी आता हो और हर भी आता हो, न्यूमरेटर भी आता हो, जिसकी टेबल में न्यूमरेटर भी आता हो और डिनोमिनेटर भी आता हो। या हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी संख्या जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गुणज हो, उस संख्या के, किसी एक संख्या के दोनों गुणज होने चाहिए, न्यूमरेटर भी उसका गुणज होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी उसका गुणज होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम उसको भाग दे सकते हैं। इसका मतलब हमें दोनों को एक ही संख्या से भाग देना होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से भिन्नों को सरल करना आपको यहाँ पर आ गया होगा। आपको एक ही संख्या का ध्यान रखना है कि एक संख्या में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहे हो, उसी से ही भाग देना है। अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में तुल्य भिन्न भी कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम हिंदी में तुल्य भिन्न कहते हैं, तुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है,
इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। ये इक्विवेलेंट किससे डिराइव किया गया है? इक्वल वर्ड से मिला है हमें। और इक्वल का मतलब होता है बराबर, मतलब कि वह फ्रैक्शन जो किसी दूसरे फ्रैक्शन के बराबर हो या जिसका मान दूसरे फ्रैक्शन के बराबर हो, चाहे उसका न्यूमरेटर अलग हो डिनोमिनेटर अलग हो, लेकिन उनका मान क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? अ फ्रैक्शन दैट वैल्यू, जिसका मान या जिसका सरलतम रूप, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप कह सकते हो, दैट वैल्यू इज सेम, दैट वैल्यू इज सेम एज अनदर वैल्यू, अनदर फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू के समान हो। अनदर फ्रैक्शंस वैल्यू, जिसका मान क्या हो? दूसरे फ्रैक्शंस के मान के बराबर हो, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। परिभाषा हम हिंदी में भी लेंगे कि वह भिन्न जिसका मान दूसरे भिन्न के मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 2/4। अब ये जो 2/4 है, इसमें न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर का जस्ट आधा है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है, वो इस अंश का जस्ट डबल है, 2 गुना है, इससे 2 गुना ज्यादा है। तो हम ऐसी कोई सी भी संख्या लें जिसमें उसका अंश उसके हर से जस्ट आधा हो, या उसका हर उसके अंश से जस्ट डबल हो। कोई सी भी संख्या ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ ले लिया 6। अब यहाँ पर हमने देखा ये इसका डबल है, तो इसका डबल क्या होगा? 12। तो ये इसका तुल्य भिन्न होगा। ये इसका तुल्य भिन्न कैसे होगा? इसको हम पता लगाएंगे इसका सरलतम रूप करके। इसका सरलतम रूप ये देखा हमने, अभी मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। 2/4 जो है वो, इसका सरलतम रूप क्या होगा? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहा है। और इसका सरलतम रूप क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। दोनों का सरलतम रूप क्या आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 1/2। दोनों का 1/2। जब आप देख लो कि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप समान हो, अब उनके न्यूमरेटर भले ही अलग हो, डिनोमिनेटर भले ही अलग हो, लेकिन उनकी वैल्यू, उनका मान जब बराबर आ जाए तो समझ लेना है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 18 2 जा 36। ये भी इसका क्या होगा? सरलतम रूप होगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये भी इसका सरलतम रूप है। तो इसके सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, और इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। किसी एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे बना सकते हैं? आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जैसे मैं दे दिया 3/5, और ये आता है कि इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखो। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए आता है आपको एग्जाम में, है ना। एक और लिखना है हमें, तब आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? आपने 2/4 का तो देख लिया था कि 4 जो है वो 2 से डबल है, लेकिन यहाँ पर 3/5 आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि आप कैसे बताओगे कि कौन सी संख्या लें। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसी संख्या लो जिसमें 3 टाइम्स यहाँ पर संख्या लिखनी है और 5 टाइम्स यहाँ पर लिखनी है। ये देखो, इसके लिए आप क्या करो, जैसे मान लो आपने 3 के बाद 4 का ही टेबल ले लिया, तो 4 3 जा क्या होते हैं? 12 होते हैं, और 4 5 जा 20। 5 का टेबल ले लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। किसी का भी टेबल ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं है आप सीक्वेंस से ही चलो। आपने 10 का टेबल ले लिया, 10 3 जा 30 और 10 5 जा 50। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आपको ये संख्या लेना है जो 3 टाइम्स उसका आंसर लिखना है और 5 टाइम्स उसका आंसर लेना। मान लो आपने 20 का टेबल लिया, तो 23 जा 60 और 25 जा 100, ये ले लिया। ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कुछ भी ले सकते हो आप, 100 ले लिया, 100 3 जा 300 और 100 5 जा 500, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। ये तो आप
को मौखिक करने के लिए भी इजी रहता है। एक तरीका और है इसका, आप चाहो तो ये 3/5 को टेबल से मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पर आपको पहले कॉलम में जो लिखना है तो आप क्या करो, 3 जिसका आप न्यूमरेटर से करो उसी को ही आप डिनोमिनेटर से भी करो। आपने इसको 2 से, दोनों को 2 से डिवाइड, सेम नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये भी क्या है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2 का टेबल ले लिया, अब 3 का टेबल ले लो। 3 से डिवाइड करो इस 3 मल्टीप्लाई करो इस 3/5 को 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से भी करेंगे और डिनोमिनेटर से भी करेंगे, अंश से भी करेंगे और हर से भी करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ये भी इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तुल्य भिन्न है। और कर लो, 4 के टेबल से कर लो इसको, सीक्वेंस से भी आप चल सकते हो। 4 से हम इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 5 × 4, दोनों को 3/5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/50, एक तुल्य भिन्न है। तो आप तुल्य भिन्न कैसे बना सकते हो, जब आप सेम संख्या को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। When we multiply the same number with both numerator as well as denominator, then we will get a equivalent fraction। हम उसका एक equivalent fraction प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था equivalent fraction को बनाने का तरीका, है ना। अब आप सीक्वेंस से भी ले सकते हो, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से, 6 से, और आप हजारों अनगिनत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो। या फिर आप रैंडमली कोई सी भी संख्या उठा लो और किसी भी संख्या से आप देख लो कि 3 टाइम्स वो कितना जाता है और 5 टाइम्स वो कितना आता है, उन संख्याओं को लिख दो, वही संख्याएं आपकी इसकी क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो आपको इजी लगे आप इस तरह से कर लो, ये आपके लिए इजी रहेगा। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आइए हम इसे पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम किस तरह से किसी पिक्चर में शो कर सकते हैं, किसी डायग्राम में शो कर सकते हैं। देखो, मान लो कि आपके घर में केक आया, ठीक है, और उस केक के आपने 4 पीसेस किए, 4 पीसेस किए, उसमें से एक पापा ने ले लिया, एक मम्मी ने ले लिया। अब बचे 2 पीस आपका एक ही बेटा है, आपने उसे दे दिया, दोनों पीस आपने उसे दे दिए। ठीक है, तो अब बच्चे के पास कितने पीस गए, हम बच्चे का पूछे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि बच्चे के पास उस केक के 4 भाग में से कितने पीस गए। तो हमें पता है, हम टोटल यहाँ लिखते हैं 4 और बच्चे के पास पीस गए कितने, 2 गए। तो ये दोनों पीसेस उस बच्चे के पास गए, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मान लिया कि आपने उस केक के 8 पीसेस किए थे, ये हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको इस केक के जस्ट हाफ देने हैं, उसको जस्ट हाफ देने हैं, तो आप इस केक के कितने पीसेस बच्चे को दोगे। टोटल 8 भाग है तो कितने दोगे उसे, 4 भाग दोगे। आपने ये 4 भाग उसे दे दिया, 1 2 3 और ये 4। अब आपने कितने पीसेस दिए इस केक में से, 4/8 दे दिए। ठीक है, अब मान लिया कि आपने 8 ना करके उस केक के 16 पार्ट्स कर दिए। ये तो हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके आपने इसी केक के 16 भाग किए, टोटल भाग कितने किए, 16। और आपको 16 में से उसको आधे पीसेस देना है, तो आप कितने दोगे, 8 दोगे। 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। आपने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस 16 में से आपने 8 दे दिए, तो ये 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने 8 पीसेस दिए आपको। अब देखो, आप यहाँ पर फ्रैक्शन क्या लिखोगे, 16/16 में से कितने दिए, 8 दिया। केक कोई भी आए, बच्चे ने कहा कि भाई उस केक कितना भी हो, कैसा भी हो, मैं तो उसका आधा पीस लूंगा, पूरा आधा मैं लूंगा, चाहे बड़ा हो या। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि उसको कितना भाग मिला एक केक का। यदि हम इसे सरल करते हैं
तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा इसका आंसर। इसको यदि हम सरल करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और अभी भी ऐसी टेबल है जिसमें 2 और 4 दोनों आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पर हम इसको सरल करें 2 के टेबल से, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, वापस अभी 2 का टेबल है जिसमें 4 भी आता है और 8 भी आता है। कितने टाइम्स आता है 8? 4 टाइम्स। और अभी भी ऐसा टेबल है जो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो लास्ट जो हमें रूप मिला है, जो फॉर्म मिला है फ्रैक्शंस का, तीनों 1/2 1/2 मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? दीज 3 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इन तीनों की वैल्यू समान है क्योंकि तीनों का सरलतम रूप हमें क्या मिल रहा है? 1/2। और वैसे भी आप डायग्राम को देखोगे तो आप उसे एक एक का जस्ट आधा भाग ही तो दे रहे हो। ये आधा भाग दिया, ये वाला भाग दिया, इसको एक केक का आधा ही भाग आप उसे हमेशा दे रहे हो। यहाँ पर ये वाला भाग दिया था, ये इस केक का आधा है। चाहे 8 भाग करो तो आपने 4 दिए, 16 भाग किए तो आपने 8 दिए, और 4 भाग किए तो आपने 2 दिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनका सरलतम रूप करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आती है। दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमें एक ही संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। तो आज मेरे ख्याल से आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को, फ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।